Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we are going to start the last unit of our syllabus, that is ecology and environment. मेरे बच्चों, अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए, आउट ऑफ टोटल 35 मार्क्स विच आर इन द थ्योरी, 35 में से 12 मार्क्स, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट में हैं। और इसके बाद अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो नीट में भी हर साल 8 से 10 क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। सो इन शॉर्ट मैं बताऊँ आपको, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न सिर्फ एक सबसे बड़ा यूनिट है बल्कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक दिस यूनिट लाइटली, लगता है शायद खुद पढ़ेंगे, रटा याद करेंगे, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1। काइंडली फॉलो द लेक्चर सिंस यू कैन। लेक्चर नंबर 1 इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स बनाए थे, लेकिन मेरा फ़ोन बेटा उसमें कुछ वायरस हो गया जिसकी वजह से फाइल्स करप्ट हो गई। दैट इज़ द रीज़न इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। एक और यूनिट हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, वो भी आपको पता है। नाउ एज फार एज दिस इकोलॉजी इज कंसर्न, सबसे पहली बात देखेंगे बेटा, टर्म इकोलॉजी किसने कॉइन की। टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। डियर स्टूडेंट्स, अगर टर्म इकोलॉजी की बात करेंगे, इट वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। वेल दिस टर्म इकोलॉजी, बेटा ये जो टर्म इकोलॉजी है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेट किया, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बच्चों ऑथेंटिकेट किया रीटर ने। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रीटर, एंड रीटर को कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। This term ecology was first of all coined by Ernest Haeckel, but it was first of all authenticated by Ritter, and this Ritter is known as father of ecology. मेरे बच्चों, एक नाम आप याद रखोगे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब का। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब जो है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब जो है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो मेरे बच्चों देखते हैं इकोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है। आपको पता है बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच है, एस्पेक्ट्स है। मेरे बच्चों, ये जो इकोलॉजी है, इट इज़ एक्चुअली ए ग्रीक वर्ड। स्टूडेंट्स, इकोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। इनफैक्ट मैं बताऊं बेटा, इट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो वो 2 ग्रीक वर्ड्स क्या है? फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज ओइकोस। द फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज ओइकोस, एंड ओइकोस मीन्स हाउस और dwelling place, house or dwelling place. And second is logos. logos आपको पता है बेटा, लॉजी जिसको आप बताते हो, that is study. So in fact ecology, we can say that it is actually a combination of 2 Greek words. The first one is called as oikos. oikos का मतलब है house और dwelling place, while logos का मतलब है मेरे बच्चों study. तो कौन सा ब्रांच इकोलॉजी है? आपको पता है मेरे बच्चों, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, आई रिपीट, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड नहीं है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट। एक प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है, दैट डजंट मीन कि वो प्लांट किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। याद रखो मेरे बच्चों, दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है, इसके साथ इंटर रिलेशनशिप्स है,
and also we living organism, every living organism interact with the environment. Now this branch of biology is called ecology. So ecology को कैसे define किया जाएगा बेटा? It is that branch of biology in which we study of interactions. It is the study of interactions and interrelationships. It is the study of interactions and interrelationships between organisms and their environment. Between organism and their environment. So बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? ये एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है, इनकी इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी किया जाता है, और साथ ही साथ the interaction between organisms and their environment, it is called as ecology. So it deals with study of interaction, that branch which deals with the study of interaction between organisms and environment. वही बात है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड नहीं रह सकता है। दूसरे अल्फाज में कहा जाएगा बेटा, इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर स्टडी किया जाता है, इसको भी इकोलॉजी कहते हैं। मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे, 3 पॉइंट्स की डेफिनेशन इकोलॉजी की बेटा। ये एक ऐसा ब्रांच है जो ये कहता है बेटा, हाउ नेचर वर्क्स। बेटा नेचर में तो यही होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, नॉन लिविंग जो है इसको एबायोटिक कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर 3 पॉइंट की डेफिनेशन मेरे बच्चों, 3 वर्ड्स की डेफिनेशन में ये कहा जाएगा, इट इज सिंपली हाउ नेचर वर्क्स। मेरे बच्चे, एक और पॉइंट आप कह सकते हो बेटा, इकोलॉजी में, इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्या स्टडी किया जाता है, व्हाट लाइज वेयर एंड व्हाई। What lies where and why। आप देखो बेटा, ऐसी डेफिनेशंस आपको आपकी बुक पे नहीं मिलेगी, सो इनको प्रॉपरली नोट डाउन करोगे। What lies where and why, this is what we study in case of ecology। So it will, and environment की अगर हम बात करेंगे, everything which is present in our surroundings, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, इसको इकोलॉजी एनवायरनमेंट कहा जाता है। सो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे, हाउ नेचर वर्क्स और व्हाट लाइज वेयर एंड व्हाई, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। नाउ एज फार एज दिस इकोलॉजी इज कंसर्न, मेरे बच्चों, इकोलॉजी को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं बेटा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन केस ऑफ इकोलॉजी there are different levels of organization। levels of organization क्या होता है? in fact इसको कहा जाता है ecological hierarchy। आप लोगों ने तो taxonomic hierarchy सुना होगा। आज मैं आपको बताऊं बेटा एक और term that is called as ecological hierarchy। now dear students, as far as ecological hierarchy is concerned, इसका क्या मतलब है? इकोलॉजी को सबसे बेसिक लेवल पे स्टडी किया जाता है एट द इंडिविजुअल लेवल। इकोलॉजी को का जो बेटा बेसिक लेवल है, इकोलॉजी का बेसिक लेवल है कि इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा अगर आप आगे जाओगे बेटा, इंडिविजुअल लेवल के बाद मोर इससे कॉम्प्लेक्स थोड़ा अगर आप जाओगे, इट कैन बी स्टडीड एट द पॉपुलेशन लेवल। मेरे बच्चों, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ये होता है कि ए स्पीशीज, इंडिविजुअल्स ऑफ वन सिंगल स्पीशीज occupying a particular area at a particular place of time, it is called as population। that means population में हमेशा याद रखोगे, members of same species present होते हैं।
सो इंडिविजुअल्स, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाते हैं तो क्या बनाता है मेरे बच्चों? पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती है तो क्या बनाता है? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। मतलब ये है मेरे बच्चों कि जब बहुत सारी पॉपुलेशंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स जितने एक लोकेलिटी में हैं एक पॉपुलेशन कहलाती है, डॉग्स जितने हैं वो एक पॉपुलेशन है, कैट्स जितने हैं वो एक पॉपुलेशन है। जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक जगह पे मिल जाती है तो बनाता है कम्युनिटी। सो बेसिकली ecology can be studied at the individual level, it can be studied at the population level, it can be studied at the community level. कम्युनिटी के आगे अगर आप मोर कॉम्प्लेक्स जाओगे, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। सो इकोलॉजी कैन बी स्टडीड एट द इकोसिस्टम। यहाँ याद रखना बेटा, इकोसिस्टम क्या होता है ये तो अलग से पढ़ना है, लेकिन यहाँ याद रखोगे बेटा, इकोसिस्टम इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। Ecosystem is first complete structural and functional unit because this ecosystem involve abiotic as well as the biotic factors. इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब आप एबायोटिक फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हो, सो बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज द फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद मेरे बच्चों इकोसिस्टम के बाद मोर कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएंगे। जब इकोसिस्टम्स मिल जाते हैं तो बनाता है लैंडस्केप, जब लैंडस्केप मिल जाता है तो बनाता है बायोम, और जब बायोम मिल जाता है तो बनाता है एक लिविंग स्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल लेवल की अगर बात करते हैं या इकोलॉजिकल हायरार्की की अगर बात करते हैं, कैन बी स्टडीड एट द इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर लेवल। इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशंस मिल जाती है तो कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटीज मिल जाती है तो इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम मिल जाती है तो मेरे बच्चों लैंडस्केप बनता है। हमारे सिलेबस में पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कम्युनिटी इकोलॉजी नहीं है, लेकिन ये भी पढ़ेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी है। सो बेटा बाकी इकोलॉजी नहीं, उसके बाद हमें इकोलॉजी में क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें इकोलॉजी में पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है और a small concept about biodiversity. I hope you got the idea of levels of ecology, or I should say ecological hierarchy. उसके बाद बेटा इकोलॉजी में दो important terms है, two important terms which are present in the ecology. So कौन सी term है? First one, it is called as art ecology. First one, it is called as art ecology, and another one is called as sin ecology. First one, it is called as art ecology, another one is called as sin ecology. मेरे बच्चों, आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी क्या होता है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। अगर इकोलॉजी को स्टडी किया जाएगा एट द कम्युनिटी लेवल, that type of ecology is called as community ecology, and this community ecology is also called as sin ecology. मेरे बच्चों, कम्युनिटी में आपको पता है P1 एक पॉपुलेशन है, P2 एक पॉपुलेशन है, P3 एक पॉपुलेशन, P4 एक पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल 4 different populations, one is of humans, another is of dogs, third one is of cats, fourth one is of rats. Now populations of humans, dogs, cats, rats, that means populations of 4 different species occupying a particular area at a particular time, it is called as community. और इस लेवल पे कम्युनिटी को इकोलॉजी को स्टडी करना, that is called as community ecology, और इसी कम्युनिटी इकोलॉजी को कहा जाता है sin ecology. और इकोलॉजी क्या है मेरे बच्चों? आर्ट इकोलॉजी में इफ द इकोलॉजी इज स्टडीड एट इंडिविजुअल लेवल,
or even at the population level. चाहे इकोलॉजी को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाए या इकोलॉजी को पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी किया जाए, now both these are collectively called as odd ecology. So odd ecology can be defined as study of interaction between organisms, study of interaction between organisms and their environment at individual or even at population level. मगर population में क्या होता है, members of same species, it is called as odd ecology. So odd ecology भी आपको समझ आया और sin ecology भी आपको समझ आया. I hope you got the basic idea of odd ecology and sin ecology. उसके बाद मेरे बच्चों, अगर आप सिलेबस देखोगे, आपके सिलेबस में पहला क्वेश्चन है इकोलॉजी के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट एंड निश. मेरे बच्चों, हैबिटेट जो है, हैबिटेट टर्म आप बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है शायद ये निश टर्म जो है आप पहली बार सुन रहे हैं. मेरे बच्चों, मुझे ये लग रहा है कि शायद आप निश टर्म जो है ये पहली बार सुन रहे हो. Now often the two terms are confused and sometimes they are used as synonymously, and in fact these two terms are misused, and in fact I should say these are misunderstood. My dear students, जब habitat और niche की बात की जाए, often the two terms are either confusing, they are sometimes used synonymously, they are misused and misunderstood. मेरे बच्चों, habitat को अगर मैं define करूँ, आपको सबको पता है, the place where an organism lives, the place where an organism lives is called as habitat. मेरे बच्चों, ये तो इतना आसान है, ये तो फिफ्थ के बच्चे को भी आएगा कि habitat अगर किसी को कहा जाएगा, what is habitat? So habitat is the place where an organism lives. The place where an organism lives is called habitat. In fact मैं बताऊँ, habitat जो है ये address of an organism होता है. Now as far as this niche term is concerned, मेरे बच्चों, niche जो है, this term niche was coined by Grinnell. Term niche was coined by Grinnell in 1971. The term niche was coined by Grinnell in 1971, and this niche term is different from habitat. मेरे बच्चों, term niche जो है, it is quite different from the habitat. So niche को कैसे define करेंगे मेरे बच्चों? niche जो है, it is the sum total of all the ecological requisites. It is the sum total of all the ecological requisites and activities of an organism. मेरे बच्चों, आप निश और हैबिटेट का डेफिनेशन आपस में कंपेयर करो. both are totally different from each other. Habitat is the place where an organism lives. लेकिन मेरे बच्चों, niche जो है, it is the sum total of all the ecological requisites and activities of an organism. एक organism जो है, इसकी ecological requirements क्या है, इसकी activities क्या है, इसको कहा जाता है बेटा niche. मेरे बच्चे, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँ niche को. The ultimate distributional unit within which
each within which each species is held, within which each species is held is also called as niche. मेरे बच्चों, जो निश जो है एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, उसको निश कहा जाता है. मैं आपको एग्जांपल बताऊं बेटा. अगर मैं आपसे पूछूंगा आपका एड्रेस फॉर एग्जांपल कोई भी होगा, दैट इज एक्चुअली योर एड्रेस इज एन हैबिटेट. योर एड्रेस इज योर हैबिटेट. आप जहाँ पे रहते हो मेरे बच्चों वो आपका हैबिटेट है. लेकिन बेटा आप अपने घर में सुबह से शाम तक क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपके घर में आपका रोल क्या है, आपके रोल को कहा जाता है मेरे बच्चे निश. I hope this is a very simple example to make understand between habitat and niche. मेरे बच्चे ये तो डायरेक्टली कहा जाता है, कुछ किताबों ने ऐसे लिखा है कि हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट इज निश. हैबिटेट जो है, आई एम सॉरी, हैबिटेट एड्रेस होता है, लेकिन निश जो होता है, निश इज द प्रोफेशन. एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जो है वो इसका हैबिटेट है, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन जो है, यही प्रोफेशन इसका निश है. सो आई होप यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द निश एंड द हैबिटेट. मेरे बच्चों, मुझे अपने टीचर ने समझाया कि मेरे आप जहाँ पे आप रहते हो वो आपका हैबिटेट है, लेकिन आपके घर में आपका एक रोल क्या है, आप सुबह से शाम तक क्या काम करते हो, सुबह से शाम तक क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपका रोल क्या है, दैट इज कॉल्ड एज निश. नाउ एज फार एज निश इज कंसर्न, जब निश की बात करेंगे ये बात आप याद रखोगे, हैबिटेट इज द एड्रेस व्हाइल निश इज द प्रोफेशन. मेरे बच्चे, निश जो है, एज फार एज दिस निश इज कंसर्न, it not only includes the physical space. niche जो है मेरे बच्चे, it not only includes the physical space, it not only includes the physical space, फिर क्या बेटा, it also includes first one functional. It also includes the functional role of an organism in community, its trophic position. Trophic position आपको पता है बेटा, फीडिंग लेवल, हर्बिवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर है, टॉप कार्निवोर है. दैट मीन्स फंक्शनल रोल, ट्रॉफिक पोजिशन, रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में इसका ऑप्टिमम ग्रोथ होगा, पीएच कौन सा पीएच है, सैलिनिटी, किस सैलिनिटी किस सैलाइन कॉन्सेंट्रेशन में ये रह सकता है. इट इज ऑल इंक्लूडेड इन निश. So in short, we can say that habitat includes only the physical position or the physical space occupied by an organism, while the niche, besides that physical space, niche includes the other factors: functional role, trophic position, range of temperature, pH, salinity, so on and so forth. I hope मेरे बच्चों आपको एक आइडिया मिला habitat और niche के बारे में. जब niche की बात करते हैं, let me tell you one important point. Now niche जो है, broadly classified niche is of two types. One is called as fundamental niche and another one is called as realized niche. Dear students, जब niche की बात करते हैं, niche दो types का है. niche दो types का है. One first type of niche is called as fundamental niche and another type of niche is called as a realized niche. So बेटा, fundamental और realized niche में आपको समझाऊं. As far as this fundamental niche is concerned, fundamental niche जो वो वाला niche है, it is the maximum पहले technically हम बताएंगे, maximum theoretical available space occupied by an organism. It is called as fundamental niche. Fundamental niche क्या होता है? It is the maximum theoretical available space occupied by an organism. It is called as niche.
मेरे बच्चों फंडामेंटल निश या इन अदर वेज में आपको बताऊं, एक ऑर्गेनिज्म का निश विदाउट विदाउट इट्स प्रेडेटर, एक ऑर्गेनिज्म का निश विदाउट इट्स प्रेडेटर, तो उसको फंडामेंटल निश कहा जाएगा। और उस टाइम फंडामेंटल निश में क्या होगा बेटा, एक ऑर्गेनिज्म विदाउट इंटरफेरेंस होगा, कैसे भी तरीके से ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, बिकॉज इसका प्रेडेटर नहीं है, इसके पास मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है ऑक्यूपाई करने के लिए। मैं आपको बताऊं बेटा, अगर ये फॉरेस्ट है, ये बॉक्स फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट से अगर आप लाइन जो कि प्रेडेटर है डियर का, लाइन जो कि प्रेडेटर है डियर का, लाइन को अगर आप निकालोगे तो डियर क्या करेगा, इट विल, फॉर एग्जाम्पल ये डियर है तो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू ऑक्यूपाई द मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस। इसको जहां से मर्जी वहां से जाएगा, जो रिसोर्सेज इसको एक्सप्लॉइट करने हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि इसको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि इसका प्रेडेटर वहां नहीं है। So it will try to occupy the maximum available space. This type of niche is called as fundamental niche. लेकिन मेरे बच्चे realized niche क्या होता है? Once the predator of this deer, that is lion, is introduced in this forest, जब इस predator को introduce किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डियर जो है इसका निश जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब ये दर बदर नहीं घूमेगा, अब ये अपना निश स्पेशलाइज करेगा, एक कोने में सिमट जाएगा, सिर्फ यहाँ इस रीजन में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा। This type of niche is called as realized niche. So I should say that the niche in presence of predator, niche एक ऑर्गेनिज्म का इन प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, इट इज कॉल्ड एज रियलाइज्ड निश। सो बेटा फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश में ये फर्क है। इन फंडामेंटल निश an organism try to occupy the maximum available space because there is no interference, while in case of realized niche there is smaller hypervolume occupied by species. In case of this fundamental or realized niche, there is a small hypervolume, restrict हो जाएगा, small hypervolume occupied by species, occupied by species under interference from other species. मेरे बच्चों रियलाइज्ड निश में क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का निश जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्क्यूज हो जाएगा। द टाइप ऑफ निश इज कॉल्ड एज realized niche. I hope you got the idea of fundamental niche and realized niche. इसके बाद बेटा एक और टर्म जो last but not the least, now I should tell you one that is called as niche width. Now one more important point that is called as niche width or niche breadth भी इसको कहा जाता है। मेरे बच्चों niche width या breadth क्या होता है? As far as this niche width or breadth is concerned, it is actually the range of niche dimension occupied by space. Now मैंने आपको अभी दिखाया बेटा, अगर ये एक फॉरेस्ट है, एंटायर फॉरेस्ट इज द हैबिटेट, लेकिन ये वाला जो स्पेस है इट इज एक्चुअली द निश, क्योंकि नेचर में फंडामेंटल निश नहीं होता है, नेचर में क्या होता है बेटा, रियलाइज्ड निश, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई प्रेडेटर होता है एक्सेप्ट द टॉप कंज्यूमर्स जिनका प्रेडेटर नहीं होता है। सो नेचर में फंडामेंटल निश जो है, फंडामेंटल निश नहीं होता है, नेचर में क्या होता है, रियलाइज्ड निश। अगर ये वाला रीजन जो है, ये शेडेड पोर्शन, this is the range of niche dimension occupied by species X. Now this phenomenon या इस रीजन को इस स्पीशीज X का niche width कहा जाएगा। उसके बाद बेटा यहां से यहां तक आप ये दूसरा रीजन में शेड करूंगा बेटा, ये जो दूसरा रीजन है इट इज द
niche width of species y. दैट मीन्स स्पीशीज x का निश विड्थ जो है या निश ब्रेड, ये यहाँ ये वाला रीजन इसका है. इट इज द रेंज ऑफ निश डायमेंशन ऑक्यूपाइड बाय स्पीशीज x. दिस इज द रेंज ऑफ निश दिस इज द रेंज ऑफ निश डायमेंशन occupied by species B. So niche width और niche breadth यही है. एक organism का range of distribution क्या है, resources exploit करने का क्या region है, that is called as niche breadth. लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा, हर एक organism का अपना अपना niche होता है, but in some cases there is niche overlap. In some cases there is niche overlap. Niche overlap क्या मतलब है बेटा? निश ओवरलैप का यही मतलब है कि दो डिफरेंट स्पीशीज का निश आपस में ओवरलैप हो जाएगा, मतलब उनके रिसोर्सेज बेटा कॉमन है. अब याद रखो मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा निश ओवरलैप हो जाएगा उतना ज़्यादा स्पीशीज के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा. जितना और निश ओवरलैप नहीं हो जाएगा उतना उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा. एक सिंपल सी डायग्राम मैं यहाँ बनाऊंगा. एक ग्राफ हम बनाएंगे. इस ग्राफ को यहाँ से लिखेंगे बेटा वाई एक्सिस पे रिसोर्स यूज, और यहाँ से लिखेंगे बेटा निश डायमेंशन. एक साइड से रिसोर्स यूज, दूसरी साइड से निश डायमेंशन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द निश विड्थ ऑफ स्पीशीज एक्स and this is the niche width of species y. Now this is the niche width of species x and this is the niche width of species y. अब देखो मेरे बच्चों कि species x और species y के बीच में यहाँ इस रीजन में niche जो है वो ओवरलैप हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ इस रेंज में इन दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा, बिकॉज इनके रिसोर्सेज यहाँ इस रीजन में शेयर हो रहे हैं. अगर एक और डायग्राम बनाएंगे, यहाँ दिस इज द निश विड्थ ऑफ स्पीशीज ए, दिस इज द निश विड्थ ऑफ स्पीशीज बी, तो ये वाली डायग्राम से हमें पता चलता है there is no resource sharing between the species A and species B. तो इनके बीच में मेरे बच्चों कंपटीशन नहीं होगा. So I hope you got the basic idea of niche width and niche overlap. इसके बाद बेटा लास्ट वाली टर्म मैं आपको बताऊं बेटा, that is called as ecological equivalence. Now the last but not the least, that is called as ecological equivalence. Now first one, it is called as ecological equivalence. Ecological equivalent क्या होता है? These are those organisms, याद रखना मेरे बच्चों, दो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट सेम हो सकता है बट इनका निश कभी भी सेम नहीं हो सकता. organisms that occupy similar ecological niches. Organisms that occupy similar ecological niches. सर आप तो गलत बता रहे हो. अभी आपने कहा दो ऑर्गेनिज्म का निश कभी सेम नहीं हो सकता, लेकिन मेरी डेफिनेशन अभी पूरी नहीं है. organisms that occupy similar ecological niches but in different geographical regions, the type of organisms are called as ecological equivalents. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं मेरे बच्चे, यहाँ एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये भी एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है. इसको हम बेटा ग्रासलैंड ए नाम रखेंगे, इसको हम एक ग्रासलैंड बी नाम रखेंगे बेटा. लेकिन जहां पर भी बेटा वो वाली क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जो ग्रासलैंड को फेवर करेगी तो वहां ग्रासलैंड बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक ग्रासलैंड है और ये भी एक ग्रासलैंड है. लेकिन याद रखो मेरे बच्चों, इस ग्रासलैंड और इस ग्रासलैंड में क्या फर्क है? दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट रीजन्स. उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीशीज ग्रासेस की, जो स्पीशीज हर्बिवोर्स की
ग्रासलैंड ए में प्रेजेंट होगी वो वाली स्पीशीज ग्रासलैंड बी में नहीं होंगी। दैट मीन्स ग्रासलैंड ए में जो ग्रासेस और हर्बिवोर्स की स्पीशीज होगी वो वाली स्पीशीज ग्रासलैंड बी में नहीं प्रेजेंट होगी। लेकिन grassland A provide several ecological niches. Grassland B also provide several ecological niches. So इनको कहा जाता है ecological equivalents. Those organisms that occupy similar ecological niche. इसका niche और इसका niche जो है बेटा same है, but they are present in two different geographical regions. इनको कहा जाता है बेटा इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। आज के लेक्चर की मेरे बच्चों लास्ट टर्म जो है दैट इज कॉल्ड एज गिल्ड। डियर स्टूडेंट्स, गिल्ड किसको आप कहेंगे? नाउ गिल्ड इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट एक्सप्लॉइट, ये छोटी छोटी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एक्सप्लॉइट biotic and abiotic resources, that exploit biotic and abiotic resources in similar ways। मेरे बच्चों गिल्ड जो है वो वाली ग्रुप ऑफ स्पीशीज को कहा जाता है जो बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं इन ए कॉमन वे। दिस इज कॉल्ड एज गिल्ड। और एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीशीज, क्योंकि ऊपर हमने लिखा मेरे बच्चों ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सो यहां हम लिखेंगे बेटा टेक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड स्पीशीज फाउंड इन सेम habitat called as gills. Taxonomically unrelated species found in same habitat, they are called as guild, and they are a group of species that exploit the abiotic and biotic resources in similar ways. इनको कहा जाता है मेरे बच्चों गिल्ड। सो आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैंने पढ़ाया बेटा इकोलॉजी किसको कहा जाता है, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी मैंने पढ़ाया, और उसके बाद मैंने आपको बेटा निश और हैबिटेट के बारे में कहा, निश विड्थ या निश ब्रेड्थ निश ओवरलैप बताया। इसके बाद मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि guild and ecological equivalents. Inshallah, we'll continue the topic of ecology in the future lectures. Thank you so much.